नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं नवग्रहों के अलग अलग संकेत क्या हैं, इनके इनके काल पुरुष के शरीर में किस प्रकार का इनका हिस्सा माना जा सकता है, स्वभाव क्या माना जाता है, और लिंग, तत्व, जाति, प्रकृति, बल, स्वामी, शरीर तत्व, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम लोग विचार करने वाले हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे जब आप कोई प्रिडिक्शन करेंगे या फलित ज्योतिष में जब आप जाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा इसको बहुत वेटेज देना पड़ेगा आपको। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में, और आप लोगों के सहयोग से हम इस चैनल में अलग अलग प्रकार के विषय ले रहे हैं, और आप जो भी विषय हमें इसमें ऐड ऑन कराना चाहें आप कमेंट सेक्शन में डालें। हम ज़रूर जब समय मिलेगा तो उस पर हम ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। शुरुआत करते हैं। सूर्य, तो सूर्य का संकेत अगर बात करते हैं तो संकेत इसका गोल है, इसके बीच में डॉट एक दिखाई देता है, ये संकेत है इसका। चंद्रमा के लिए हमने एक कह सकते हैं आधा कटा हुआ सर्कल जो है उसको इस प्रकार से काट कर दो मिला दी हैं, तो चंद्रमा। मंगल जो है, मंगल प्राय हम देखते हैं ये जब कभी भी कहीं निशान में मेल रिप्रेजेंटेशन में भी मंगल का ये निशान रिप्रेजेंट किया जाता है, गोले में साइड देकर एरो। और बुध के लिए जैसा क्रिश्चियन में क्रॉस होता है उसके ऊपर एक गोल बट उसके ऊपर दो सींग है, याद रखिएगा। अगर ये खाली गोल क्रॉस है तो ये शुक्र होगा, लेकिन इसके ऊपर सींगें बनी हुई हैं तो बुध हो जाएगा। तो कई लोग बुध और शुक्र में अंतर नहीं कर पाते हैं। सर पे सींग है तो बच्चा जैसा दिखाई दे रहा है वो एक बुध वैसे भी पता आपको राजकुमार माना जाता है। और बृहस्पति की बात करते तो बृहस्पति जैसे हम जब स्वास्तिक बनाते तो स्वास्तिक का अगर हम हिस्सा काट लें, क्लियर, 1/4 काट ले तो किस प्रकार का दिखाई देता है, तो ये स्वास्तिक है, थोड़ा टेढ़ा होगा आगे से। शुक्र है, शुक्र मैंने बताया क्रॉस के ऊपर एक गोला है, ये क्रिश्चियन क्रॉस होता है उसके ऊपर एक गोला है। शनि जो है, शनि आपको जैसे इंग्लिश में एच लिखा जाता है उसके ऊपर एक लाइन डाल दे अगर हम, तो ये शनि बन जाएगा। केतु और राहु उनके सिंबल हैं। जिस प्रकार से आपने कर्क राशि देखा है, इनको उल्टा करने पर मिला दिया जाता है, कर्क बन जाता है। अगर इनको सेपरेट लिख दें सिंगल सिंगल तो ये राहु और केतु का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब इसमें काल पुरुष के शरीर में कौन सा हिस्सा माना जाता है, चाहे वो फिजिकल हिस्से की बात करे, चाहे वो किसी ऐसे विचार की बात करें, तो वो सारी बातें हम यहाँ समझ सकते हैं। सूर्य को काल पुरुष की आत्मा माना जाता है, क्लियर हो गया, आत्मा का ये कारक है। तो हमारे शरीर का भी संबंध सूर्य से जोड़ना है तो कभी आत्मा से जोड़ा जाएगा। फिर काल पुरुष का संबंध यहाँ मन से निकलता है कि हमारे मन में विचार उठ रहे हैं, तो ये मन के पास आपको पता है बुद्धि नहीं है, मन तो बस विचार उठाता रहता है। अगर वो करेक्ट बुद्धि कंट्रोल कर ले उसको और उसमें अच्छी शिक्षा भी जुड़ जाए तो मन है जो आपको आत्मा से मिला सकता है। तो इस प्रकार से आपको भी प्रेडिक्शन देनी चाहिए। फिर आपके जितने भी मोटिवेशनल थॉट्स हैं, विचार हैं, शक्ति, किसी काम करने को इनिशिएट आप कैसे करते हैं, ये सब किससे देखा जाता है, मंगल से, जो आपकी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगा, कालपुरुष में शक्ति का रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, मंगल से। बुध जो है आपकी बुद्धि के देवता माने जाते हैं, बुद्धि कैसी रहेगी, न्यूरोनिक डिसऑर्डर है, किसी को न्यूरॉन संबंधी विकार हैं, सब बुद्धि के विकार बुध से देखे जाते हैं। ज्ञान, आपको ज्ञान लेने का समय मिलेगा, उस बुद्धि में कुछ ज्ञान होगा भी नहीं आएगा, ये सब किससे देखा जाता है, बृहस्पति से देखा जाता है। शुक्र हमारे सांसारिक सुख को बताता है, क्लियर, लौकिक सुख को कौन बताता है, शुक्र बताता। अब कई के जीवन में हो सकता है जैसे सुख का अभाव है लेकिन उसका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो सुख नहीं है, फिर भी वो चीज़ों को गलत एंगल से नहीं देखता। याद रखिएगा, किसी के जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं बट मन प्रसन्न नहीं रहता उसका, तो ये ध्यान रखिएगा। आजकल के संसार में दोनों को जोड़कर ही आप कोई प्रेडिक्शन कर पाएंगे अच्छे से कि सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ उसके पास है, मन बेचैन रहता है क्योंकि चंद्रमा खराब है। क्लियर हो गया। शनि हमारे दुख का कारक है, याद रखिएगा। जब कभी भी ये दुख वाली बात आती है जीवन में, हर फील्ड में शनि है। क्लियर हो गया। आप को अन्न चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के अन्न नहीं मिल सकता। जो मेहनत का फेज है वो थोड़ा सा हमें टफ लगता है, दुख देने वाला। कर्म प्रधान जीवन जहां बात आएगी, कर्म जब करते हैं तो एक प्रकार का हमें टफनेस लगता है। वो टेस्ट किसका आ रहा है आपको, शुक्र का टेस्ट आ रहा है, सॉरी शनि का टेस्ट आ रहा है। लेकिन वो शनि के टेस्ट के बिना जीवन के सारे टेस्ट फीके पड़ जाएंगे। तो आपको याद रखिएगा, हर चीज में एक प्रकार का जो कर्मण्यवादी कारस्ते वाला हिसाब है। तो कर्म करने का जो डेडिकेशन है, अगर किसी ने कर्म करने वादी कारस्ते ये वाला जीवन में ले लिया है तो फिर शनि उनको अच्छा लगने लग जाता है, उनको दुख नहीं आता कर्म में।
याद रखिए, कोई बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है, रात रात भर पढ़ रहा है, एक प्रकार का देखा जाए तो यार कहता कितना कष्ट जीवन है उसका, लेकिन उसी दुख के कारण उसको कभी जीवन में बहुत अधिक मन शांत रहेगा, सुख का आभास होगा। तो याद रखिएगा, शनि या ये सारे ही ग्रह एक साथ जीवन में चलते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो जिसके जीवन में शनि नहीं है, आई थिंक उसको कुछ भी अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? आपको जन्म से हो सकता है आप राजसी परिवार में पैदा हुए, लेकिन अगर आपने शनि से फेस टू फेस नहीं किया है तो वो सुख भी आपके किसी काम का नहीं होगा, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी आपको। तो याद रखिएगा, शनि राहु केतु आजकल के देवता हैं, इनका मेहरबान होना बहुत ज़रूरी, इनफैक्ट शनि का मेहरबान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है, बजाय कि राहु केतु चाहे स्वभाव में कुछ कुछ शनि जैसे जान पड़ता है, लेकिन शनि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, राहु थोड़ी इल्यूजन की बात करता है। हालांकि डिप्लोमेसी, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हैं वो राहु केतु के डिपार्टमेंट में आती हैं। लेकिन आपको पता है आजकल के समय में डिप्लोमैट होना भी एक एडवांटेज है जो राहु केतु हमें देते हैं। तो याद रखिएगा, दुख तो राहु केतु क्या फैलाते हैं? इल्यूजन, भ्रम। और अगर हम इसी केतु के एडवांटेज ले लें तो भ्रम से निजात मिल जाएगी और हम संसार के प्रति हमारा मोह त्याग देंगे। क्लियर हो गया? तो यही केतु अगर अच्छी स्थिति में चला जाए तो ये हमारी मोक्ष का कारक बन जाता है। क्लियर हो गया? अगर इस केतु का संबंध हमारे बुध से या बृहस्पति से हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया? स्पेशली बृहस्पति से हो जाए तो ज्ञान मिल जाता है और हम जब समझ जाते हैं कि हमारा धरती में आने का मकसद क्या है, मोक्ष। क्लियर हो गया? तो केतु तब बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। इस कारण से केतु अगर सिंह राशि में बैठता है अकेले, क्लियर हो गया? अकेले मतलब सूर्य ना बैठे हों, तो सिंह राशि में ये उच्च के माने जाते हैं। क्लियर हो गया? सिंह राशि में। क्लियर? क्योंकि कुछ कुछ आत्मा के प्रति आकर्षण या आत्मा के पास ले जाने का काम कौन करवाता है? मोक्ष की ये जो आपकी टेंडेंसी है, मोक्ष के प्रति व्यवहार आपका, क्लियर, या अकल्ट के प्रति व्यवहार, ये कौन देता है आपको? केतु देता है। क्लियर हो गया? तो हमने ये कई जगह ब्लैंक इसलिए छोड़ा है बिकॉज हमारा जो रेफरेंस बुक है बृहद पराशर होरा शास्त्र, इनमें राहु केतु को के बारे में ज़्यादा विस्तार नहीं है। कई और बुक्स आपको मिल जाएंगी, उसमें आपको राहु केतु के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बट अगर आपको राहु का स्वभाव समझना है तो काफ़ी हद तक सिमिलर है शनि की, और केतु का व्यवहार काफ़ी हद तक सिमिलर है मंगल के। लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं लगाना आपको कि भाई मंगल केतु के मित्र हो जाएंगे, नहीं, स्वभाव कुछ कुछ वैसा आता है। क्लियर हो गया? माने जैसे राहु और शनि इकट्ठे बैठे ज़्यादा अच्छा है। क्लियर हो गया? बजाय कि केतु और शनि के इकट्ठा बैठने से। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि प्रैक्टिकल हैं ज़्यादा, और राहु संसार के इन प्रैक्टिकल भ्रमों की बात करता है, लेकिन केतु उन चीज़ों से सेपरेशन की बात करता है, मोक्षा की बात करता है। तो थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है। तो वैसे भी हमने अभी देखा कि राहु ज़्यादा कंफर्टेबल हैं शनि के घर में या ये शनि के जैसे, केतु उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। क्या? क्योंकि वैसे भी राहु से केतु कहाँ रहते हैं? सप्तम रहते हैं। फिर अवतार की बात कर लेते हैं। अवतार जो है, सूर्य को राम अवतार से देखा जाएगा। जब आप राम अवतार से बात करेंगे, बड़े डिसिप्लिन, अनुशासित, ठीक है, हाँ, हंसने वाले हैं लेकिन अपने कर्तव्य परायण हैं, एक ऐसे राजा हैं जो पूरे संसार में जो उनको पुरुषोत्तम की पदवी प्राप्त है वो अपने राजसी रूप के कारण ही प्राप्त है। क्लियर हो गया? राज के लिए वो अपना सब कुछ त्याग सकते हैं, अपनी भार्या तक को अपने राज के लिए त्याग सकते हैं। तो ये एक रूप हमें यहाँ सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। कृष्ण है, चंचल स्वभाव माना जाता है कृष्ण का। क्लियर हो गया? और उनके पास कहाँ गीता का ज्ञान भी है, कहाँ वृंदावन की अठेलियाँ भी हैं। तो ये सारी बातें हम कृष्ण से समझ सकते हैं, वो चंद्रमा को बताता है। तो चंद्रमा भी बहुत इसी प्रकार का स्वभाव रखते हैं, हंसमुख हैं चंद्रमा भी। तो कृष्ण का जो है वो अवतार से देखते हैं किस चंद्रमा। नरसिम्हा की बात करते हैं, आपको पता है नरसिम्हा है और सात्विक देवता हैं। क्लियर? और लेकिन एग्रेसिव हैं, याद रखिएगा, एग्रेसिव हैं, और इस कारण से उनके अंदर थोड़ा सा वो कमांडर वाला जो हिसाब किताब है, क्रोधावेश नज़र आता है। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर आप स्वभाव देख रहे हैं तमस है, तो देखो है तो वो विष्णु ही, लॉर्ड विष्णु, लेकिन वो विष्णु का एक ऐसा रूप है जो किसी को मारने के लिए पैदा हुआ है, जो संसार में अधर्म फैलाना चाह रहा था उसको मारने के लिए पैदा हुआ है। तो कमांडर इन चीफ का वही काम होता है। तो नरसिम्हा याद रखना है, हालांकि क्योंकि अग्रेसिव है बट तमस को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है, तो खुद भी तमस को खत्म करने के लिए इसको तमस बनना पड़ा है। तो इस प्रकार से रूप है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ये तमस को खत्म करने के लिए पैदा हुए, लेकिन इन्होंने अपना स्वभाव जस के तस सात्विकी बनाए रखा, लेकिन इन्होंने तमस को तमस से ही मारा।
क्लियर। बुद्ध हैं वो बुद्ध अवतार माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के अवतार बड़े शांत, बुद्धि को अपने एक्सट्रीम तक लेकर गए। तो इस प्रकार से हम जब बुद्ध को देखेंगे तो भगवान बुद्ध से इसको रिप्रेजेंट करना आपको, बड़े ही शांत सौम्य रहने वाले हैं। जीवन के कुछ साल इन्होंने सिर्फ अपने राज के लिए बिताए एक राजकुमार की तरह, और जैसे उनका समय आया राजा बनने का उन्होंने परित्याग कर दिया। उन्होंने एक बुद्धि के एक्सट्रीम लेवल को छूना ही सर्वश्रेष्ठ समझा। तो ये समझा जाता है बुद्ध से। तो याद रखिए, बुद्ध का मतलब आपको पूरा जीवन देखना होगा। शुरुआत वाला फेज भी देखना है जहाँ पर उन्होंने जीवन के चीज़ों का उपभोग किया, बाद में उन्होंने चीज़ों का परित्याग कर दिया। उनको बुद्धि के एक्सट्रीम लेवल को जानना था। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है बुद्ध से। फिर वामन अवतार है। प्रथम दृष्टा ऐसा लग सकता है यार छोटा शरीर है क्या कर लेगा, लेकिन जब उन्होंने शरीर बढ़ाया तो 3 डग से सब कुछ पूरा ब्रह्मांड ही माप लिया। तो थोड़ा ध्यान रखना है, बृहस्पति को कई दफ़ा हम ये आंक लेते हैं कि यार, यानी किसी व्यक्ति विशेष में बृहस्पति की महानता है, तो उसको लगेगा यार ये क्या कर सकता है। बाद में पता लगा जब उसने अपना रूप बढ़ाया तो उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाया। तो इस प्रकार का रूप यहाँ दिखाई देता है। तो बृहस्पति से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा दिखावे से बचकर चलते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। क्लियर हो गया, ज्ञान के देवता हैं। तो वामन ज्ञान को अपने अंदर समाये रखते हैं, लेकिन जब कभी उनको कुछ कैसा दिखाई देता तो अपने उस रूप को दिखाते हैं जो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समा सकता, इतना बड़ा बन जाता है वो। क्लियर हो गया। तो वो वामन अवतार है। शुक्र, परशुराम इसके अवतार माने जाते हैं। तो परशुराम का क्या संबंध है? परशुराम हाथ में एक फरसा लिए हुए हैं और राजसी तत्व दिखाते हैं। राजसी, किसी भी काम के लिए अगर उनको मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे। शुक्र भी ऐसा ही है, जब वो ठान लेते हैं कि मुझे संजीवनी विद्या चाहिए तो चाहे दिन रात एक तपस्या करनी पड़े वो करेंगे। क्लियर हो गया। देखिए, हालांकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही एक के ऊपर एक है, लेकिन अगर किसी कार्य को करने के लिए ठान लें ज़्यादा तो शुक्र उस काम को अचीव कर लेते हैं। बृहस्पति तो सब में ईश्वर को ही देखते हैं, तो वो उनके मन में एक क्या बोलते हैं, जीत की या डिबेट की जो प्रवृत्ति वो नहीं है। लेकिन डिबेट में जीतना ही चाहेंगे कौन? शुक्र। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दोनों ही अपने में अपने अच्छे हैं, लेकिन बृहस्पति बेमतलब के डिस्प्यूट से बचते हैं। शुक्र उस डिस्प्यूट से जीतकर आपको राजसी तत्व का टेस्ट करा देते हैं। तो कुछ परशुराम में ऐसा ही है। बलि हैं, उनके पास सारे शक्तियाँ मौजूद थी। इनफैक्ट भगवान कृष्ण जब धरती पर आए थे उनको सुदर्शन प्रदान करने वाले भी परशुराम थे। बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र के ज्ञाता, बड़ी बड़ी विद्याओं को जानने वाले परशुराम। क्लियर। तो शुक्र में भी वो कह सकते हैं विद्या का भी और थोड़ा क्रोधावेश भी और वीर की शक्ति को पूरा उपभोग करने वाले दिखाई देते हैं शुक्र। अब उसके बाद बात करते हैं कूर्म। कूर्म यानी कछुआ। कछुआ आपको पता है कर्म प्रधान माना जाता है। जलचर भी है वो और स्थलचर भी है, दोनों में रह सकता है। तो बड़ा ही कर्मठ माना जाता है। क्लियर होगा। ऊपर का कवर बड़ा मजबूत है, तो कर्मठ जीवन रिप्रेजेंट करता है शनि से। तो कूर्मा अवतार माने जाते हैं ये, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं सब। और उसके बाद बात कर लेते हैं राहु की। राहु, वराह। वराह एक ऐसा अवतार जो आया और चला गया, इल्यूजन। और उन्होंने धरती को बचाने के लिए मल में भी जाना के लिए कोई परहेज नहीं किया। तो अगर राहु भी हमारा सही दिशा दे देता है हमें, तो इसी प्रकार से वो वाराह अवतार दिखाता है। क्लियर हो गया। तो वो एक ऐसा जीव है जो मल से भी चीज़ों को साफ करके उसको प्रकाशवान कर देता है, धरती को उबार लेता है। इस प्रकार का रूप यहाँ वाराह रूप में दिखाई देता है। तो राहु अगर हमारे ठीक हैं तो फिर हमें वो इसी प्रकार से उबार लेंगे। क्लियर हो गया। राहु जैसा चाहे वैसा रूप धर लेते हैं। आपको पता है जिस कुंडली में, जिस भाव में वो बैठते हैं, अगर वो उसको प्रिय है मान लेते हैं तो फिर वाराह की तरह हमें सारे कष्टों से उबार लेते हैं। क्लियर। और केतु जो है मत्स्य का अवतार माना जाता है, जिसको एक सींग है, एक सींग वाले मत्स्य हैं जो जिनके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। क्लियर हो गया। समय के साथ साथ इनका आकार बढ़ रहा है, तो अगर इनको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है तो यही हमारे प्रलय आने पर मोक्ष का कारण बन जाते हैं। क्लियर हो गया। केतु, तो जब संसार में कुछ नहीं रहेगा या हमारा जब जीवन अंत की कगार पर पहुंच जाएगा और हमने इन मत्स्य यानी केतु का ध्यान दिया तो ये हमें उबार लेगा, हमें मोक्ष तक पहुंचा देगा। तो ये अवतारों से भी हमें जोड़ के देखना है,
तो आप सटीक आपकी जो भविष्यवाणी है सटीक हो जाएंगी। नाउ बात कर लेते हैं स्वभाव की, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन सबको डिटेल में समझना है तो आपको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, कोई भी ऐसा ग्रंथ जो ये तीनों तत्वों को आपको समझा पाए। बट फिर जितना आपको ज्ञान अभी तक, उस हिसाब से हम अपने चैनल में आपकी पूरी मदद करेंगे इन सारी चीज़ों को समझने की। सूर्य जो है वो सात्विक माने जाते हैं, पूरी तरह से बात करते हैं एक सत्य की, क्लियर हो गया, सात्विक की बात करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा, हालांकि आपको लगता होगा कि सर इसमें राजसी क्यों नहीं आ रहा है, क्लियर, राजा तो प्राय राजसी रहना चाहता है, लेकिन सूर्य इस प्रकार का राजा है जो सबसे टॉप रखता है चीज़ों को, सात्विक चीज़ों को, अच्छाई की पर। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो जो महेश है वो क्या है, तामसिक देवता। विष्णु जो है पूरी तरह सात्विक है। ब्रह्मा जो है वो राजसी है, वरदान देने वाले, फटाफट, क्लियर। तो ये प्रकार की चीज़ों को ध्यान रखना है कि वो सात्विक हैं। फिर चंद्रमा भी सात्विक है, क्लियर हो गया, चंद्रमा भी सत्वगुण को सबसे ज़्यादा प्रधानता देते हैं। अब मंगल को, क्योंकि कमांडर इन चीफ है, साइड पर लड़ना पड़ सकता है, बुरे के साथ आपको बुरे की तरह होकर लड़ना पड़ता है। तो ये, हालांकि हमें भूलना नहीं चाहिए, ये इनके मित्र हैं, लेकिन इनका विशेष गुण क्या है, तमस, क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी इसकी तमस में एक, इनकी तमस में एक सत्व दिखाई देती है, तो ये थोड़ा अंतर करना है। ये तमस अलग प्रकार की है, ये तमस अलग प्रकार की है। शनि की तमस अलग प्रकार की होगी, मंगल की तमस अलग प्रकार की होगी, क्लियर। और रजस, ये राजसी हैं। बुध थोड़ा सा लग्जरी पसंद तो करते ही हैं, यानी जो भी काम करेंगे वो निष्काम भाव, जहाँ ये वर्ड ज़्यादा आएगा निष्काम भाव, वहाँ सत्व की प्रधानता ज़्यादा होगी। जहाँ पर थोड़ा सा कामना ज़्यादा, क्योंकि बुद्धि कोई कामना के बिना काम नहीं कर सकती, तो राजसी है ये। बुद्ध जो है वो राजसी है, कामना जुड़ी हुई है, क्लियर हो गया। मतलब इसको आप बुरा नहीं कह सकते, लेकिन एक कामना है, और संसार को त्यागने की बात करती है तो वहाँ पर क्या कामना नहीं होती है, क्योंकि मोक्षा में कामना नहीं होगी तभी तो मोक्षा होगा, क्लियर हो गया। बृहस्पति जो है वो ज्ञान के देवता है, वो हमें बताते हैं कि नहीं, कामना का परित्याग करो और पूरी तरह सात्विक हो जाओ, क्लियर। एक बात याद रखिएगा, इन ग्रहों के लेकिन जो अलग अलग राशियां हैं वहां पर वो कोई सात्विक राशि भी हो सकती है, कोई राजसी भी हो सकती है, तो राशियों में भी इन ग्रह अलग अलग प्रकार से एक्ट करने लग जाते हैं, ठीक हो गया। जैसे बृहस्पति का ज्यादा सात्विक रूप दिखाई देगा, सात्विक प्लस राजसी वाला कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है धनु में, क्लियर हो गया। और वहां पर क्षत्रिय गुण भी दिखाई देता है बृहस्पति का धनु राशि में, लेकिन बृहस्पति में ब्राह्मण वर्ण ज्यादा, सात्विक। तो ये सारी चीजें मिलाकर आप देख पाएंगे कि राशि का लॉर्ड अलग अलग गुण मिलाकर उस पर्टिकुलर हाउस में दिखाई देता है हमको, क्लियर। और मैं आपको चाहूंगा, अगर आपने हमारी मूल त्रिकोण, उच्च राशि और नीच राशि वाली वीडियो नहीं देखी है, जो 2 पार्ट्स में है, आप जरूर देखें, तब आप यहाँ आए ताकि आपको कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो चीज़ों को, क्लियर हो गया। और शुक्र है, शुक्र जो है वो रजस, यानी हर काम में उनके एक, वो मानते हैं कि उनको उनका होना चाहिए, कोई ना कोई फल होना चाहिए। निष्काम से थोड़ा दूर रहते हैं, तो वो उनको लगन से काम करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, क्लियर हो गया। तो ये राजसी हैं। और शनि जो है तमस है। तमस का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि भाई गलत होगा, मैंने बोला ना गलत कुछ नहीं है भाई। अगर व्यक्ति को थोड़ा सा हार्ड या रफ नहीं करेंगे तो वो कैसे कर्मठ बनेगा, तो इसीलिए उनका वो रूप नजर आता है, हमें लगता है ये तो बड़े क्रूर स्वभाव के हैं, लेकिन वो तमस उनको होना पड़ता है क्योंकि वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामी हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति से काम कराना, थोड़ा कड़क होना ही पड़ेगा, क्लियर होगा। तो ये तमस के देवता है। अब राहु और केतु को भी हम तमस मानते हैं, लेकिन इसमें एक बात है, ये जिसके घर में बैठते हैं वैसे ही होने का प्रयास करते हैं, इसलिए बड़े ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर माना जाता है। तो इसीलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो ये परिस्थिति के अनुसार से भी ढल सकते हैं, राहु और केतु, क्लियर। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। राहु सम टाइम, जैसे मंगल के घर में बैठा है तो वो मंगल की तरह एक्ट करने लग जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस पर विचार करना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं लिंग की, इनका क्या लिंग, क्या सेक्स रहेगा। तो सूर्य को माना जाता है पुरुष, क्लियर हो गया, या मैलिक। और चंद्रमा को माना जाता है स्त्रीलिंग प्रधान, क्लियर होगा। तो चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होगा तो श्रृंगार रस की निखार ज़्यादा आएगी। याद रखिएगा, ये लिंग किसी व्यक्ति के लिंग की बात नहीं कर रहा है, ये लिंग उस लॉर्ड की बात कर रहा है। और वो लॉर्ड अगर किसी पुरुष में या महिला में जाता है तो वो एक उस पर्टिकुलर, देखो महिला विशेष का गुण क्या है,
श्रृंगार रस प्रधान, कोमल भावनाएं, ये किसी पुरुष में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बली हैं तो वो ज़्यादा दिखाई देगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से मंगल का गुण है वो पुरुष लिंग प्रधान है, और बुध जो है वो नपुंसक, मतलब वो एडजस्टेबल है, जिनके साथ जिस घर में बैठेंगे वैसे ही लिंग की तरह बर्ताव करेंगे। जैसे दो ग्रह या अकेला इससे ज़्यादा बली कोई पुरुष लिंग वाला है, सूर्य के साथ बैठेंगे तो ये बुध जो है वो पुरुष लिंग की तरह काम करने लग जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इसमें बृहस्पति जो है, बृहस्पति पुरुष लिंग माने जाते हैं। ठीक हो गया। शुक्र का स्त्रीलिंग स्वभाव है, तो इन दोनों में भी आपको अंतर कर पाना है कि शुक्र काम करता है उसमें थोड़ा स्त्री गुण प्रधान होगा, श्रृंगार कोमल, बृहस्पति में पुरुष गुण प्रधान होगा, जबकि दोनों का वर्ण आप देख रहे हैं, दोनों का वर्ण ब्राह्मण है। क्लियर। फिर इसमें बात करते हैं शनि। शनि का लिंग नहीं माना जाता, शनि का लिंग भी नपुंसक माना जाता है। क्लियर होगा। शनि ने अपने आप को पुरुष और महिला के इस जाल में नहीं फंसाया। क्लियर होगा। तो अपने आप को बिना लिंग के वो अपने आप को मानते हैं, यही कह सकते हैं दोनों ही लिंग के प्रति ये एक भावना रखकर काम करते हैं। क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखना है। और राहु और केतु को भी, क्लियर होगा, ये भी बिना लिंग के ही माने जाते हैं वैसे। हालांकि कई दफ़ा कई पुस्तकों में राहु को बहुत ज़्यादा मैलिक प्रवृत्ति मानी जाती है, केतु की फीमैलिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। जैसे बुध और केतु का जो संयोग है वो कई बार आदमी को एक कुछ ऐसे गलत करते भी करा देता है जो कोई एक जेंडर नहीं कर सकता है, जो सेलेक्टिव जेंडर नहीं कर सकता। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये बड़े अजीबोगरीब चेंजेस ला सकते हैं किसी जेंडर के साथ। क्लियर हो गया। तो राहु और केतु, इसलिए हमने इसको कोई अलॉटमेंट नहीं दिया जेंडर में। बात कर लेते हैं तत्व की। तो तत्व में हम बात करते हैं सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है। जब कभी अग्नि की बात होगी तो मतलब हमारे काम करने का जो मतलब जहाँ पर हम प्रायः सांसारिक चीज़ों को छोड़कर हम बात करते हैं समझाने की, डोमिनेंट एग्रेसिव, वहाँ पर अग्नि। जहाँ हम बात करते हैं विचारों में इमोशंस की, क्लियर हो गया, हमारे प्रेम तत्व की, तो जल आ जाता है। जहाँ पर हम बात करते हैं अगेन कमांडर इन चीफ, लड़ना है, मोटिवेट करना है, अग्नि। बुद्ध जो है वो सांसारिक चीज़ों के साथ जुड़ना चाहता है, बुद्धि, न्यूरॉनिक ऑर्डर, ये सब चीज़ें पृथ्वी तत्व प्रधान है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी करने वाला होगा, सेविंग नेचर बड़ा अच्छा होगा पृथ्वी तत्व में। क्लियर हो गया। क्योंकि पृथ्वी में सब विद्यमान है, सब पृथ्वी में ही होता है। फिर बात करते हैं सार्वभौम्य की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, आकाश। क्लियर। जो सीमाओं से बंधा हुआ नहीं माना जाता अपने आप को, आकाश की बात करता है बृहस्पति। फिर बात कर लेते हैं जल की। शुक्र अगेन इमोशंस, पोलाइटनेस, जल पानी, इसकी बात करता है। शनि जो है वो वायु की बात करता है। वायु आपको पता है वैसे जब वेग से चलती है तो सब चीज़ों को उखाड़ फेंकती है, तो कहीं ना कहीं उसका रौद्र रूप भी दिखाई देता है वायु में। क्लियर हो गया। जो दुख, कूर्म, तमस, ये सब चीज़ें इसको ठप्पा लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये वायु तत्व प्रधान माना जाता है। क्लियर हो गया। राहु केतु को हमने बृहत्परार होरा शास्त्र में कोई तत्व असाइन नहीं किया है। ना बात करते हैं जाति की, कि किस प्रकार की जाति। एक बात याद रखिएगा, बार बार मैं आपको कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई सांसारिक डेफिनेशन फिट कर रखे किसी ने कि यार ये जाति अच्छी है, ये जाति बुरी है, तो आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी में सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। सभी जातियाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, उनके अर्थ को समझना होगा, इनके फ़ायदे को समझना होगा। जैसे कह रहे हैं कि वो जाति क्षत्रिय प्रधान है, यानी वो इस प्रकार से रॉयल राजसी है, क्षत्रिय गुण प्रधान, जंग में आदेश पारित करने वाली चीज़ें, ये सब लाइक करते हैं। चंद्रमा वैश्य, कलेक्टिव नेचर, खैर चीज़ों को इकट्ठा करने वाला, और किस प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करता है वो भी हमें पता लग जाता है। स्त्री गुण, सत्व, जल, ये सब चीज़ें इकट्ठा करने वाला वैश्य। क्लियर। हालांकि कई पुस्तकों में, जातक पारिजात वगैरह में, इनको ब्राह्मण वर्ग भी माना गया है। तो इनके वैश्य में आपको थोड़ा सा इनपुट, थोड़ा सा एसेंस डाल देना है। ब्राह्मण एक ऐसा वैश्य जो विचारों के उस चीज़ को भी बहुत लाइक करता है। यानी वैश्य का तो सीधा अर्थ ही है कि जो बिजनेस माइंडेड है, चीज़ें किसी उसमें इकट्ठा करके उनको रखना। चंद्रमा लेकिन बहुत ज़्यादा पेन पेंसिल से भी जमा घटा करना पसंद नहीं करता है। क्लियर हो गया। तो जब विचारों की बात आती है तो ये अपने आप को वैश्य की बजाय ब्राह्मण स्वीकार करना ज़्यादा पसंद करता है। तो कई बुक्स में इनको ब्राह्मण वर्ण भी माना गया है, तो वो थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन ये कह सकते हैं एक ऐसा वैश्य जो उस ब्राह्मण गुण को ज़्यादा पसंद करता है। तो ये ध्यान रखना है। नौ मंगल इज क्षत्रिय। इन क्षत्रियों में भी फर्क मैंने आपको बताया है।
हमेशा फील्ड में रहना पसंद करता है मंगल टाइप क्षत्रिय, लेकिन फील्ड की बजाय राज दरबार में घेराबंदी किए हुए कमांडरों के साथ रहना पसंद करता है सूर्य। तो दोनों में फर्क है, ठीक हो गया। साइट पर लड़ने के लिए ज्यादा अच्छा क्षत्रिय गुण दिखाई देगा मंगल का, क्लियर हो गया। आदेश पारित करना, कोई क्रूर आदेश भी देना है तो सूर्य उस गुण को ज्यादा अच्छे ढंग से हैंडल कर सकता है। बुध वैश्य है, क्लियर हो गया। ये लोग बहुत अच्छे कलेक्टर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तत्व भी दिखाई दे रहा है आपको। कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। तो चीज़ें इकट्ठी करनी हो, सेविंग नेचर, 9 to 5 की जॉब्स में बहुत ज़्यादा फिट होते हैं ये लोग। बेमतलब का वाद विवाद करने से बहुत ज़्यादा बचते हैं। नियर टू सन, अथॉरिटी के साथ मिलाकर चलने वाले लोग हैं वैश्य, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वन में वो ब्रह्म से, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, क्लियर हो गया। याद रखिएगा, जहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लव कम आता है, यानी वस्तु विशेष से लगाव नहीं होगा, बात करेंगे विचारों की, क्लियर हो गया। ये होना सही है, ये होना गलत है, तो वो ब्राह्मण वर्ग की बात कर रहा है, और ये बृहस्पति इसके लॉर्ड है, क्लियर हो गया। अब याद रखिए, कई बार बृहस्पति भी अपने आप को ब्राह्मण वर्ग से वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब कभी भी गलत नहीं होगा, जरा समझिए जरा। जैसे मान लीजिए बृहस्पति गुरु चंडाल दोष में आते हैं, तो क्या होगा? ब्राह्मण चंडाल दोष में जाते हैं तो वो अपने आप को मटेरियल के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर एक ऐसा ब्राह्मण जो बात करता है वस्तु विशेष पर, ये मेज कैसे बनी होगी, ये वस्तु, ये बिल्डिंग कैसे बनी होगी, क्योंकि हमारी इंडियन फिलॉसफी जो है, भारतीय दर्शन शास्त्र है, ये मानता है कि संसार तुच्छ है, संसार से ऊपर क्या है? ईश्वर। हालांकि अलग अलग फिलॉसफी, यूरोपियन फिलॉसफी में एकदम ही अलग है। यूरोपियन फिलॉसफी कहती है जो आंखों से दिखाई देता बस उसी की बात करो, लोक परलोक किसने देखा है। तो वो बात करते कि नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या है? संसार। यार ये मेरे को मिल जाए, ये जैकेट मुझे मिल जाइए। लेकिन भारतीय फिलॉसफी में क्या बोलते हैं? एक राजा की तुलना में एक सन्यासी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो आपको ईश्वर से मिला सकता है। माने दिस सन्यासी इज कनेक्टेड टू द ब्राह्मण टाइप ऑफ फिलॉसफी, एंड दिस राजा इज दिस टाइम इज तुच्छ एज कंपेयर टू दिस सन्यासी। तो ये ध्यान देना है, वो तुच्छ का मतलब अगर आप गलत समझ रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, फिर आप नहीं समझ पाएंगे। एक राजा और एक सन्यासी दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमने तुच्छ मान लिया है राजा को, और उस सन्यासी को हमने सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। तो ये जो ब्रह्म की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, वो यहां दिखा रहा है। ऐसे ही शुक्र ये भी ब्राह्मण है, लेकिन मैंने आपको बताया ये एक ऐसा ब्राह्मण है जो राजसी तत्व लेकर चलता है, क्लियर हो गया। ये एक ऐसा ब्राह्मण है जो सात्विक तत्व लेकर चलता है। तो दोनों में बड़ा मूल अंतर है। और बृहस्पति की भी जो मीन राशि है वो है तो ब्राह्मण वर्ग, लेकिन वहां सात्विक से ज्यादा राजसिक विचार झलकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में जैसे व्यय भाव का स्वामी है, इस माया जाल को समझना चाहते हैं, खर्च करने की टेंडेंसी, व्यय करने की टेंडेंसी, उपभोग करने की टेंडेंसी, ये सारी चीजें वहां से दिखाई देती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र में भी फर्क दिखाई देता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोई भी वर्स्ट, कोई भी बेस्ट यहां नहीं है। इनफैक्ट जो समय हमारा चल रहा है, इस समय कर्मण्यवादिका, कर्म करने वाली जो वर्ण है वो बहुत अच्छी मानी जाएंगी, क्लियर हो गया। क्षुद्र, क्लियर, ये किसी काम में मास्टर हो सकते हैं, किसी भी काम में जो दक्ष है वो इनके पास है। शनि का जो वर्ण है क्षुद्र माना जाता है। इसका मतलब अगर श्रम और रोजगार मंत्रालय की बात आती है, और अगर आपके जन्म राशि में भी आपका वर्ण क्षुद्र आता है, तो आप बड़े ही अच्छे किसी काम में परफेक्ट होंगे। आप सांसारिक काम में, विचारों की अगर बात होती है तो विचार अलग चीज है। जहां मैंने कोई वस्तु नहीं बनाई, खाली विचारों की बात की है, वो ब्राह्मण। लेकिन अगर मैं किसी वस्तु विशेष की बात करता हूं, उसकी महारत है, तो क्षुद्र। वैश्य में क्या है? वैश्य में एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे हमें नेट प्रॉफिट लॉस की बात करता है वो, क्लियर हो गया। राहु है चांडाल। तो चांडाल ये क्या बताता है कि भाई जो हमारे जो रूढ़ी पद्धतियां चली आई हैं उनसे एकदम अलग बात करेगा। इन रूढ़ियों को बिल्कुल भी नहीं मानता, यार ऐसा होता चला है हमारे घर में, कहता बिल्कुल ऐसा नहीं होगा अब, क्लियर। जो ट्रेडिशन से अलग चलने वाले हैं वो चांडाल। बट इस शब्द से आपके दिमाग में अगर कुछ सेट किया हुआ है तो फिर आप राहु के सही चीज को समझ नहीं पाएंगे। जैसे क्या होता है, मान लीजिए अंतर जाति विवाह आजकल देखने में आता है। कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा अच्छी बात नहीं है, ये निर्णय करना है हमें सिर्फ कि ये अंतर जाति विवाह होगा या नहीं होगा। तो ये कौन करता है? जैसे अगर राहु
किसी इन प्लैनेट को अफेक्टेड कर देते हैं, जैसे बृहस्पति, शुक्र, तो उसके विचार वहाँ जा सकते हैं। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना थोड़ा सा, इस प्रकार से चीज़ों को समझते हैं। फिर केतु का कोई वर्ण नहीं माना जाता है, यानी ये सबसे मिला सकता है। क्लियर हो गया? वर्ण संकर, यानी कहें ये ब्राह्मण में क्षत्रिय, क्षत्रिय में शूद्र, शूद्र में वैश्य, इन सब से मिलकर एक नया है। तो ये बहुत ज़्यादा सबके साथ हार्मनी बनाने वाला है। क्लियर होगा? केतु, केतु आपको पता है हेडलेस माना जाता है, कोई सर तो उसको है नहीं, तो अगर कोई सही एनवायरनमेंट मिल जाता है तो सबसे बना लेता है, तो ये वर्ण संकर माना जाता है। अब बात करते हैं प्रकृति की। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये तीन माने जाते हैं। इसी से अगर गड़बड़ हो जाए तो दोष बन जाते हैं। क्लियर? वायु है, पित्त आपको पता हमारी पित्त थैली होती है शरीर में, जो बाइल जूस जहाँ से जनरेट होता है, इसको आप लीवर में मानते हैं। आपको पता है लीवर या यकृत शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड या ग्रंथि मानी जाती है। तो अगर शरीर में किसी के क्षार ज़्यादा होगा, क्षार, तो ये पित्त जो है वो और ज़्यादा परेशान करेगा, आपको कड़वा हो जाएगा। क्लियर हो गया? और किसी के शरीर में एसिड ज़्यादा होगा तो पित्त जो है वो कफ में बदल जाएगा। क्लियर हो गया? इसी की एक जैसे शरीर में अगर वायु दोष, ठंडा गर्म हवा लग जाए तो ये वायु दोष पैदा कर देती है। शरीर में एसिड बन जाए तो वायु दोष जमा हो जाता है, गैस बनती है। तो ये इसी से बना है वात, पित्त, कफ दोष। तो देखिए, सूर्य हमारे शरीर में पित्त संबंधी फायदे या नुकसान बढ़ा सकता है। याद रखिएगा, अगर फायदा होगा तो कभी भी आपके शरीर का लीवर कमजोर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? लीवर बहुत मजबूत कर देगा अगर सूर्य अच्छा है। और वैसे भी आपको पता है लीवर का सीधा संबंध हमारे इमोशन से है, या कह सकते हैं नॉट एग्जैक्टली इमोशंस, हम मोटिवेशन भी कह सकते हैं। कि आपने सुना होगा भाई, जंग लड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए। जिगरा, व्हाट इज दिस जिगरा? इसी जिगरे को हम संस्कृत में यकृत कहते हैं या इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्लियर हो गया? जब आपको 3 दिन 4 दिन खाना ना दिया जाए तो जो इंस्टेंट एनर्जी आती है, वो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, वो आपके लीवर से आता है। किस फॉर्म में आता है? ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ये हमें दे देता है। तो याद रखना, यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये अगर ठीक है तो आपको पित्त संबंधी विकार कभी नहीं होगा। और अगर ये गड़बड़ा जाता है तो पित्त बढ़ जाएगा। और पित्त बढ़ने का मतलब आपको पीलिया हो गया, जैसे इस प्रकार की बीमारियां तब होती हैं जब पित्त का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। पित्त संबंधी विकार, क्लियर, लीवर डैमेज हो गया, पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, सब होने लग जाएंगे अगर सूर्य खराब हो जाता है। क्लियर हो गया? बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा वात और कफ प्रकृति के हैं। तो वात यानी हवा का बिगड़ना, ठंडा गर्म, हमारे शरीर किसी हिस्से में हवा या कह रहे हैं कि हमें एसिड तभी बनता है शरीर में, जैसे लैक्टिक एसिड का जमा होने से शरीर दर्द करने लग जाता है, या यूरिक एसिड का जमा होने से घुटनों में बाय आ जाती है। तो और कफ कब बनेगा? जब जो हमारा लीवर है, लीवर का पीएच वैल्यू घटने लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो जो पित्त रस की अधिकता तो कम हो जाएगी, शरीर में कफ, जो नाक से कफ गिरता है, वो बनने लग जाएगा। तो जिसका चंद्रमा खराब स्थिति में है तो उसको फिर ये संबंधी विकार हो सकते हैं। कफ बहुत ज़्यादा गिरेगा। आपको पता है नाक से जो कफ निकल रहा है वो तभी बनता है जब शरीर का पीएच वैल्यू घट जाता है। एसिडिक चीज़ें, अम्ल शरीर में ज़्यादा बनने लग जाता है। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और बात करते हैं मंगल। मंगल अगेन क्षत्रिय गुण, पित्त, जिसको अग्नि तत्व माना जाता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, पित्त ज़्यादा बनेगा, बाइल जूस। अगर खराब हो जाता है मंगल तो वही पित्त संबंधी विकार पैदा कर देगा, कुछ पीलिया रिलेटेड इसी प्रकार के विकार पैदा कर देगा, पीएच बढ़ाएगा। मतलब देखिए, यहाँ पीएच घट रहा है, यहाँ पीएच बढ़ रहा है। क्लियर? और बुध में क्या हो रहा है? बुध में वात और कफ कुछ चंद्रमा की तरह ही है। बुध का भी नेचर, यानी उसको भी कफ बनता है, उसको वायु संबंधी विकार हो जाते हैं। क्लियर हो गया? शरीर से मल त्याग भी कौन कराता है? वायु कराता है। अगर शरीर में बड़ी आंत में गैस ना बने, वायु ना बने, जैसे कहते हैं ना अपान वायु, ये सब वायु का संबंध भी हमारे वात से है। तो ये बात याद रखिएगा। ये सब चीज़ें भी हम बुध से देखते हैं। और बृहस्पति, ये खाली कफ जनरेट करने वाले हैं। अगर बृहस्पति हमारा ठीक है तो कफ संबंधी विकार कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर बृहस्पति खराब होता है तो कफ संबंधी विकार हो जाते हैं, लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर 2 तरह से डैमेज होता है, या तो लीवर में पित्त वैल्यू बहुत बढ़ गई है, या लीवर में कफ जो है वो बहुत ज़्यादा। याद रखिए, अगर पीएच वैल्यू ब्लड का बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो शरीर में
पूरे शरीर में कफ जमा हो जाएगा। पीएच बढ़ जाएगा तो ज़्यादा पित्ताशय से पित्त निकलेगा, या पीएच वैल्यू उसका बढ़ा हुआ होगा, यहाँ घटा हुआ होगा। नाउ शुक्र, शुक्र भी वात और कफ, आप देख रहे हैं इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। चंद्रमा भी इमोशन, जल तत्व है, और ये हालांकि आकाश तत्व है बट फिर भी हमें कफ देने वाले हैं, नॉट बृहस्पति, सॉरी, हाँ, जैसे ये है हमें वात और कफ देने वाले, बुध वात और कफ, ऐसे ही हमें ये चंद्रमा जो है ये भी वात और कफ देने वाले हैं, शुक्र भी हमें वात और कफ देने वाले हैं। ये स्त्रीलिंग, बुध जो है वो नपुंसक। तो थोड़ा ये भी आपको रिलेट करना आपस में, महिला गुण प्रधान में जा रहे हैं ज़्यादा वात और कफ, ठीक। तो बुध हालांकि अगर अकेला बैठता है तो वो ज़्यादा अपने आप को करीब मानता है स्त्री गुण प्रधान, क्लियर हो गया, नपुंसक होने के बाद भी, क्लियर, ज़्यादा अपने आप को करीब मानता है। तो यहाँ पर भी याद रखते हैं वात और कफ का दोष आ रहा है। अगर ये बिगड़ते हैं तो फिर बात कर लेते हैं शनि। शनि हमें कफ तो नहीं देगा, ये हमें वात संबंधी विकार दे देगा, क्लियर हो गया। वात संबंधी विकार शरीर के जो हमारे बोन मैरो हैं, हड्डी के अंदर जो क्या बोलते हैं आप उसको, अस्थि मज्जा, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, वायु संबंधी विकार हो सकते हैं। और इसी प्रकार से राहु में भी वात है और केतु में भी वात या वायु संबंधी विकार हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के बल की, कि दिन में बली होते हैं, रात्रि बली होते हैं। तो ये भी हम काफ़ी चीज़, जब जैसे दिन के 12 बजे जो अभिजीत नक्षत्र माना जाता है उस समय सूर्य बहुत बली होते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि ये दिवा बली हैं, दिन के समय बहुत बली हैं। चंद्रमा है वो रात्रि बली है, मंगल भी रात्रि बली माना जाता है। बड़े आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर एक दिखाई देता है कि कमांडर जो है राजा का, वो रात्रि में ज़्यादा सधा हुआ रहता है, उसको पता है कि हमला कब हो सकता है, सिक्योर ज़्यादा होने की आवश्यकता है रात्रि में, तो रात्रि बली है। हालांकि दोनों के अंदर आपको क्षत्रिय गुण दिख रहा है, लेकिन ये दिन का क्षत्रिय, रात्रि का क्षत्रिय माना जाता है। और जो बुध है इसके अंदर दिन और रात्रि दोनों में एडजस्ट करने की ताकत है। और दिवा बली जो है वो बृहस्पति अगेन दिन में बली होते हैं। और शुक्र भी आश्चर्यजनक रूप से, शुक्र भी इन्होंने दिवा बली होना स्वीकार किया, जबकि हमने अभी देखा था कि चंद्रमा के कई विशेष गुण ले रहे थे, लेकिन शुक्र अपने आप को रात्रि बली नहीं मानते, दिवा बली मानते हैं, दिन में बली मानते हैं। ये कोमल रहना चाहेंगे दिन की रोशनी में, रात्रि में कम। तो ये बात याद रखनी है आपको, दिवा बली। और शनि भी रात्रि बली मानते हैं अपने आप को, रात्रि का समय इनके लिए अच्छा माना जाता है, सपोर्टिव माना जाता है। इन दोनों को अभी हमने कोई बल डिक्लेयर नहीं किया है बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, हालांकि कई और पुस्तकों में इनको रात्रि बली माना गया है। फिर स्वामी की बात कर लेते हैं। स्वामी सूर्य के स्वामी है अग्नि, क्लियर हो गया, अग्नि तत्व प्रधान है वैसे अग्नि। और वरुण, वरुण का सामान्य अर्थ होता है जो समुद्र में फैला हुआ है या पूरे जल में फैला हुआ, वरुण देव, जल देव, तो वरुण है। और मंगल जो है वो उनके स्वामी कौन है, कार्तिकेय। तो आप इससे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का ये प्लैनेट वसली इफेक्टेड है, कुछ खराब है, तो इस लॉर्ड को आप भजेंगे तो जल्दी असर दिखाई देगा। कार्तिकेय कौन है, भगवान शंकर के बड़े सुपुत्र, बड़े बेटे कार्तिकेय। इनको कमांडर भी माना जाता है, देवताओं का सेनापति की संज्ञा है कार्तिकेय के पास, क्लियर। विष्णु है, बुद्ध के स्वामी माने जाते हैं। तो किसी को बुद्ध इफेक्टेड है तो विष्णु को प्रे करे, वो विष्णु को भजे। जैसे आप देखते हैं, जो अगर हम जैमिनी पद्धति से देखते हैं कि हमारा आत्मकारक बुद्ध आ रहा है तो, और बुद्ध कहीं खराब स्थिति में है, तो आप विष्णु को प्रे करें, तुरंत उसका असर दिखाई देगा। हालांकि सब ईश्वर के ही रूप हैं, लेकिन वो अलग अलग जो उनके नेचर में डिफरेंस है वो ग्रहों से रिलेट किया जा सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति, इंद्र यानी जीत, जहाँ जीत है वहाँ इंद्र है, क्लियर हो गया। तो इंद्र को भजेंगे अगर, तो आपके जीवन के हर फील्ड में आपको जीत जरूर मिलेगी। बृहस्पति के स्वामी माने जाते हैं। फिर इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी, क्लियर हो गया, वो शुक्र के लिए माना जाता है। इंद्राणी को भजें, लक्ष्मी को भजें, यानी इंद्र का फिमैलिक रूप दिखाई देता है इंद्राणी। और ब्रह्मा को भजे कौन, शनि। तो आप देख रहे हैं आश्चर्यजनक रूप से कि हम जिसको अभी तक तमस और नपुंसक, वायु, शूद्र सब मानते आए थे, कि जहाँ हमें एक नाइट फेस दिखाई दे रहा था, वो ब्रह्मा इनके स्वामी हैं, क्लियर हो गया, ब्रह्मा। और उन्होंने ही विधान बनाए हैं, तो विधानों पर चलना हमारे लिए ज़रूरी है। और शनि भी विधानों की बात करते हैं,
धर्म दंड धारण करते हैं। कुछ आपको पता होगा ये धर्मराज के भाई या यमराज के भाई माने जाते हैं, तो इनका रूप भी उनकी तरह दिखाई देता है कि जिन्होंने रचयिता जो हैं उन्होंने ही नियम बनाए हैं, कौन कब मरेगा, किसका क्या फल मिलेगा, ये सब ब्रह्मा के पास है। तो इनकी लॉर्डशिप ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को भजेंगे जल्दी इसका फल दिखाई देगा। और राहु केतु को कोई लॉर्डशिप वैसे अलॉट नहीं की गई है। कहते हैं प्रकृति की पूजा कीजिए आप, राहु केतु अपने आप शांत हो जाएंगे। क्लियर? यानी हम एक ग्रेटिट्यूड समर्पित करें प्रकृति पुरुष के प्रति, एक हमारा समर्पण होना चाहिए। फिर आती है शरीर तत्व की बात। सूर्य बात करते हैं हमारी अस्थि, अस्थि यानी हमारे हड्डियों की। क्लियर हो गया? हड्डी की बात करते हैं सूर्य। चंद्रमा में बात करते हैं रक्त, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है, कुछ रक्त में कुछ पर्टिकुलर मिनरल का अभाव आ रहा है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो ब्लड में ये सब चीज़ें हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा कमज़ोर होने पर देखा गया है सामान्यतः हीमोग्लोबिन कम होता ही होता है ऐसे व्यक्तियों को, तो ये चंद्रमा से हम जान सकते हैं। मज्जा, जब मज्जा की बात आती है तो ये बात करता है हमारे बोन मैरो की, हड्डी के अंदर, इंटरनल पार्ट ऑफ बोन। याद रखिएगा जब कभी मज्जा की बात आती है, दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ बोन। क्लियर हो गया? अस्थि मज्जा की बात वो कर रहा है, जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये नहीं बनेंगे शरीर में, बोन मैरो या अस्थि मज्जा नहीं बनेगा तो शरीर में कोई मोटिवेशन नहीं होगा, शरीर थका थका रहेगा। तो याद रखिएगा ये मज्जा होना शरीर में बहुत ज़रूरी है, अस्थि मज्जा। क्लियर हो गया? बोन मैरो। फिर अब बात करते हैं स्नायु की। बुद्ध हमारे स्नायु तंत्र की बात करता है, हमारी न्यूरोनिक सिस्टम की बात करता है, जो भी रिसेप्टर हमारे शरीर में है। अगर मेरा रिएक्शन टाइम अगर कम है, मेरा बुद्ध बहुत अच्छा होगा। रिस्पॉन्स टाइम जिसको कहते हैं आप, कि आपके सामने कोई आया तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे तुरंत, ये किससे तय होता है? हमारे बुद्ध से तय होता है। क्लियर हो गया? तो स्नायु तंत्र कैसा है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, तंत्रिका तंत्र कैसा है, ये सब बुद्ध से तय होता है। फिर बात कर लेना शरीर में फैट। क्लियर हो गया? फैट का मतलब खाली ये नहीं कि तेल की बात कर रहा है, फैट का मतलब ये रहेगा शरीर का जो लीवर है उसमें फैट जमा होता है और ज़रूरत आने पर उसी फैट के कारण आपको काम करने की शक्ति मिलती है। और उसी फैट जब अगर आप धूप में जाएंगे वही फैट कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कमाल का वर्सेटाइल नेचर है इस फैट का है। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब फैट से ही बनते हैं। याद रखिएगा जिसके शरीर में फैट नहीं होगा उसके शरीर में कई बीमारियां एक साथ हो जाएंगी। क्लियर? आजकल के मतलब एनवायरनमेंट में लोगों को बताया जा रहा है फैट बिल्कुल भी ना खाएं, ये गलत है। फैट अगर बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तो विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी आपको। क्लियर हो गया? विटामिन डी तभी बनेगा जब शरीर में थोड़ा मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल या फैट होगा। तो धूप सेकने पर आपके शरीर में जो विटामिन बनता है उसका कारण क्या है? वसा। तो फैट का कई चीज़ों पर फिर मार पड़ेगी आपको। फैट बिल्कुल भी नहीं है शरीर में, विटामिन डी कम, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, यानी सन भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो और मन भी बेचैन रहेगा उसका। तो ये ध्यान रखना, ये वसा एक साधारण ऑयल से नहीं समझना है इसको, कई चीज़ें रिलेट करके इंटीग्रेटेड तरीके से समझना है इस फैट को। क्लियर होगा? फैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विटामिन डी। हड्डी, बोन से भी इसका डायरेक्ट संबंध है। नाउ, और कई दिनों तक बिना खाए पिए भी आप रहते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है? वसा से आती है। ये कह सकते हैं ज्ञान के पास असीमित ऊर्जा है। क्लियर हो गया? हम बिना कुछ खाए पिए भी जीवन भर रह सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये सही है कि ये ज्ञान अगर जागृति में आ जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है, तो फिर हमारे लिए सांसारिक वस्तुएं, हम उन सांसारिक वस्तुओं से ऊपर उठ जाते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों ने कई कई महीनों तक कुछ भी नहीं खाया, तपस्या में लगे रहे, तो ये सब बातें फिर भी वो जीते रहे। तो शरीर की ऊर्जा उसको ज्ञान से मिली, या कह सकते हैं वसा है। एक सामान्य पुरुष के जीवन में 21 दिनों तक की वसा ऊर्जा उसके पास रहती है। 3 हफ्ते का वो ना खाए पिए तभी भी वो मरेगा नहीं, वसा उसको एनर्जी देगा। फिर बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र हमें वीर्य की ऊर्जा देता है। वीर्य का मतलब खाली स्पर्म से नहीं होगा, वीर्य शक्ति हमारे जीवन में हर काम के प्रति, देखिए शरीर में जो काम के प्रति जो तेज तर्रार रवैया है, फटाफट काम, ये एक प्रकार का ड्रग है, पॉजिटिव ड्रग। क्लियर हो गया? इट मे बी नेगेटिव, किसी वो ड्रग गलत तरीके से अगर इस्तेमाल हो जाए तो वो अधर्म का कारण भी बन सकता है। तो याद रखिएगा, इस वीर्य से हमें भरपूर ऊर्जा मिलती किसी काम को करने का, संसार के सभी सुखों को
अगर आप उपभोग करना चाहते हो तो वीर्य शक्ति आपको चाहिए। क्लियर? तो याद रखिएगा, वीर्य शक्ति ही एक, अगर शरीर में रुक जाए तो फिर ये वीर्य शक्ति हमें आत्मा से भी मिला सकती है। तो याद रखिएगा, शुक्र को अगर कंट्रोल कर सकता है तो कोई व्यक्ति अपने आत्मा तक पहुंचने का, जो कहते हैं आपको हठ योग में इसी बात की सिद्धि की जाती है कि शरीर में वीर्य को रोका जाए और कहाँ तक जाया जाए, आत्मा तक जाया जाए। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की चीजें यहाँ देखी जाती हैं। फिर शनि स्नायु के देवता हैं, जो हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बुद्ध संबंधी। तो अगर शनि इफेक्टेड होता है तो हमें भ्रम, इल्यूजन, इस प्रकार की ऊपरी विद्याएं ऐसा दिखाई देने लग जाता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर शनि हमारे अच्छे होकर 8वें भाव में प्लेस्ड है तो पॉजिटिव। अगर शनि हमारे खराब होकर 7वें भाव में प्लेस्ड हो जाते हैं तो हमारे 7वें भाव में दिक्कतें क्रिएट करेंगे। 7वें भाव का मतलब यहाँ पर उस घर से संबंधित संबंध भी होंगे और उस घर से संबंधित हमारा अंग भी होगा। जैसे 7वां भाव हमारा इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ के न्यूरोनिक ऑर्डर में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक हो गया? तो ये सारी बातें आपको रिलेट करके लिखनी है। पूरा मुझे यकीन है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कुछ भी आपको डाउट है आप कमेंट करें, लिखें, हम जरूर उस पर विचार करेंगे, लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ये ज्ञान पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।